आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है विशेषण। विशेषण हम उन शब्दों को कहते हैं जिनके माध्यम से हमें संज्ञा, सर्वनाम आदि की विशेषता का पता चले, यानी कि ऐसे शब्द जिससे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध हो, उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषता का क्या मतलब है? विशेषता का अर्थ है कि उस शब्द के गुण, दोष, परिमाण या फिर उसकी संख्या, इन चीज़ों के बारे में अगर पता चले। संज्ञा के जो शब्द हैं या सर्वनाम के जो शब्द हैं, जो व्यक्ति है, जो समूह है या फिर जो वस्तु है, अगर उसकी स्थिति के बारे में पता चले, दशा के बारे में पता चले, वो कैसा है, लंबा है, मोटा है, नाटा है, छोटा है, ज़्यादा है, कम है, एक है, दो है, बहुत सारे हैं, कुछ है, तो ये सारे जितने शब्द हैं ये विशेषण कहलाते हैं, क्योंकि ये किसी संज्ञा के, किसी व्यक्ति के, किसी वस्तु के विशेषता को बताते हैं, उसकी दशा को बताते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर हम लिखते हैं कि काला कुत्ता, यहाँ जो कुत्ता है वो संज्ञा है, और कुत्ते की जो रंग को बता रहा है, कुत्ते के रंग को बताने वाला जो शब्द है उसे हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। तो काला जो हो गया वो विशेषण हो गया। इसी प्रकार लंबा आदमी, आदमी जो है वो एक संज्ञा है, एक समूह है, एक जातिवाचक संज्ञा है, और लंबा जो है विशेषण है। अब अगला जो शब्द है हमारा वो है विशेष्य। तो विशेष्य हम उन शब्दों को कहते हैं जिनकी विशेषता बताई जा रही हो, यानी वो संज्ञा या सर्वनाम के शब्द जिनकी विशेषता बताई जा रही हो उसे हम विशेष्य के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों उदाहरणों में कुत्ता शब्द जो है वो हमारा हो गया विशेष्य, और यहां पर आदमी शब्द जो है वो हो गया विशेष्य। तो इस प्रकार विशेषण और विशेष्य दो शब्द हैं हमारे पास। विशेषण वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, और विशेष्य वो संज्ञा या सर्वनाम के शब्द जिसकी विशेषता बताई जा रही है। विशेषण शब्द का एक भेद है। शब्द रूप में हमने पढ़ा था, शब्द रूप के प्रयोग के आधार पर 8 भेद थे, उनमें से एक विशेषण है। अब हम चर्चा करते हैं विशेषण के भेदों के ऊपर, यानी विशेषण के भेद। विशेषण के भेदों की संख्या 4 है, जिनमें से पहला है गुणवाचक विशेषण। कोई भी ऐसा शब्द जिससे संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, स्थिति, दशा आदि के बारे में पता चले, उसे हम गुणवाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। इसमें किसी भी शब्द का रूप, रंग, स्थिति, दशा आदि चीज़ों के बारे में विशेषता बताई जाती है। तो गुणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण हैं, जैसे लंबा, मोटा, सुंदर, लाल, पीला, हरा, मीठा, खट्टा आदि। ये जितने शब्द हैं इसका इस्तेमाल किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए की जाती है, परंतु ये उसके स्थिति को, रूप को, रंग को आदि चीज़ों को बताता है, तो उसे हम गुणवाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। इसमें और भी कई सारे शब्द हैं, जैसे गोल, चौड़ी, चौड़ा, पतला। ये किसी भी शब्द की स्थिति को बताते हैं, जैसे लंबा लड़का, मोटा पेड़, सुंदर लड़की, लाल कलम, पीला पत्ता, हरा पत्ता, मीठा फल,
खट्टा फल। तो ये जो शब्द हैं इनके माध्यम से हम लोग किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों का स्थिति, दशा, रूप, रंग आदि को जानते हैं, तो उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। हमारा जो दूसरा भेद है वो है संख्यावाचक। विशेषण के ऐसे शब्द जिनसे, या फिर ऐसे शब्द जिनसे किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों का जो वाक्य में प्रयोग हुए हैं उनकी संख्या का बोध हो, यानी उनके नंबर्स का पता चले। अगर उस शब्द से कुछ नंबर क्लियर हो रहे हैं कि कितनी संख्या है इस चीज़ की, कितनी संख्या है इस शब्द का, तो उसको हम संख्यावाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए इस्तेमाल किया जाता है 40 आम। वाक्य है मैंने आज 40 आम खाए, तो जो 40 शब्द है ये आम की संख्या बता रहा है, ये इसकी विशेषता है परंतु संख्या में है, तो इसे हम संख्यावाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। मान लीजिए दूसरी तरफ हम इस्तेमाल करते हैं कि आज मैंने दूसरे पन्ने पर लिखा, यानी कि कॉपी जो थी उसके पहले पन्ने पे मैंने पहले दिन लिखा था और दूसरे पन्ने पे दूसरे दिन लिखा। तो जो दूसरा शब्द है यहाँ पर वो एक बार फिर से संख्यावाचक विशेषण के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। संख्यावाचक विशेषण के आगे दो भेद और होते हैं। पहला निश्चित, और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। नाम से ही इनका डेफिनेशन क्लियर है कि निश्चित संख्यावाचक यानी ऐसे संख्याओं का उपयोग जिससे कि नंबर क्लियर हो कि कितनी टोटल संख्याएं हैं, और अनिश्चित में ऐसे शब्दों का उपयोग जैसे कुछ, थोड़ा, बहुत, अनेक, इन शब्दों से हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता चलता है कि कितने संख्या की बात हो रही है। यानी कि यहाँ पर अनेक जानवर मौजूद हैं, तो अनेक जानवर में हमें नंबर नहीं पता, वहीं अगर हम तो वो अनिश्चित संख्यावाचक में जाएगा। और वहीं अगर हम कहें कि यहाँ 5 जानवर मौजूद हैं तो वो निश्चित संख्यावाचक का उदाहरण बन जाएगा। हमारा तीसरा भेद है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण, जब किसी विशेषण से किसी वस्तु के माप तौल का बोध हो, यानी उसके नाप तौल का बोध हो सके, उसका वजन कितना है या उसका अमाउंट कितना है, तो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण में रखते हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हम लोग लिखते हैं 2 लीटर दूध। आज मैंने 2 लीटर दूध पिया, तो दूध की मात्रा कितनी थी, उसका नाप तौल कितना था, हमें उसका ज्ञात होता है यहाँ पे। ठीक है, उसी प्रकार मान लीजिए हम लिखते हैं आज हम 3 किलोमीटर चले, तो 3 किलोमीटर, यहाँ पर जो 3 है, 3 किलोमीटर चलना, ये जो है हमें क्या बता रहा है, उस रास्ते की दूरी बता रहा है कि हमने कितनी दूरी तय की, तो वो परिमाणवाचक में आता है। परिमाण का मतलब होता है नापना, तो जिस भी चीज़ को हम नाप सकें, तौल सकें, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण में रखते हैं। वैसे शब्द जिससे किसी वस्तु के नापने या तौलने का बोध हो उसे हम परिमाणवाचक में रखते हैं। अब परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक, और दूसरा जो है वो अनिश्चित परिमाणवाचक। एक बार फिर हमें नाम से ही ज्ञात हो जाता है। निश्चित परिमाणवाचक जहां पे
एक निश्चित नापतोल मौजूद हो, 2 लीटर, 3 किलोमीटर आदि। वहीं दूसरी ओर अनिश्चित में जहाँ पे परिमाण मौजूद न हो, जैसे कि थोड़ा चावल। अब थोड़ा चावल में कितने किलो चावल हैं ये हमें ज्ञात नहीं हो रहा, परंतु वो तौला जा सकता है उसे, इसलिए कुछ शब्द जो है वो परिमाणवाचक विशेषण में तो होगा, परंतु वो अनिश्चित परिमाणवाचक में चला जाएगा। तो इसके लिए हम जिन शब्दों का उपयोग करते हैं वो है कुछ, अधिक इत्यादि। वहीं इसके लिए तो नंबर है ये 2 लीटर, 3 किलोमीटर, 3 मीटर, 4 मीटर आदि शब्दों का अगर प्रयोग हो रहा है तो निश्चित परिमाणवाचक है, और इन तरीके के शब्दों का अगर उपयोग किया जा रहा है विशेषता बताने के लिए तो वह अनिश्चित परिमाणवाचक शब्द है। अब हमारा आता है चौथा, जो चौथा भेद है वो है सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण सर्वनाम शब्द से लिया गया है, यानी कि ऐसे शब्द या ऐसे विशेषण जिनसे कि सर्वनाम शब्द का बोध हो, यानी कि जब सर्वनाम शब्द का उपयोग किसी संज्ञा के पहले किया जाए और वहां पर वो संज्ञा की विशेषता बताए तो उसे हम सर्वनामिक विशेषण के नाम से जानते हैं। तो सर्वनामिक विशेषण का एक उदाहरण हम लेते हैं, जैसे यह छात्र मुझसे पढ़ता है। यहां पर यह शब्द जो है वो सर्वनाम है, परंतु छात्र संज्ञा के साथ आया है, इसलिए यह इसकी विशेषता बता रहा है, और चूंकि यहां पर यह विशेषता बता रहा है तो यह एक सर्वनामिक विशेषण हो गया। उसी प्रकार वह लड़की या कोई लड़का, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो हमें सर्वनामिक विशेषण के उदाहरण के तौर पे मिलते हैं। सर्वनामिक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। पहला मूल सर्वनामिक विशेषण, और दूसरा यौगिक सर्वनामिक विशेषण। अब इन दोनों में क्या अंतर है? तो जैसा हमने पढ़ा था कि सर्वनाम के कुल 11 भेद होते हैं, तो 11 प्रकार होते हैं, माफ कीजिएगा। तो 11 प्रकार जो उसके मूल हैं, अगर उनका सीधा सीधा उपयोग किया गया है विशेषण शब्द के तौर पे तो वो मूल सर्वनामिक विशेषण होगा। वहीं अगर सर्वनाम के रूपांतर का उपयोग किया गया है, मूल जो सर्वनाम है उनके रूपांतर का उपयोग किया गया है, तो वो यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। जैसे यौगिक में हम ऐसा शब्द का उपयोग करते हैं, ऐसा आदमी और कहाँ मिलेगा, ये जो वाक्य है इसमें जो ऐसा शब्द है यह मूल सर्वनाम यह का ऐसा बना है, और ऐसा शब्द जब उपयोग होगा विशेषण के तौर पे तो उसे हम यौगिक सर्वनामिक विशेषण के नाम से जानेंगे। सर्वनामिक विशेषण में जो सर्वनाम है वो पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम से नहीं लिए जा सकते हैं। उसके अलावा बाकी जितने भी सर्वनाम हैं उनका उपयोग विशेषण के तौर पे किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं विशेषण की अवस्थाओं के बारे में, यानी कि विशेषण जो है वो कितनी अवस्थाओं में उपस्थित रह सकता है। विशेषण जो है वो हमें गुण या दोष बताता है, चीज़ों के, वस्तुओं के, उनके परिमाण बताता है, संख्याएं बताता है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें तुलनात्मकता रहेगी, यानी कि किसी एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ तुलना करना, किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ तुलना करना। तुलना मतलब कंपेयर करना। कंपैरिजन का अर्थ कि या तो उससे ज़्यादा बेहतर है, पहला व्यक्ति दूसरे से ज़्यादा बेहतर है, या दूसरा व्यक्ति पहले से ज़्यादा बेहतर है, पहली वस्तु दूसरे के अपेक्षा कम अच्छी है या खराब है या बुरी है, या फिर संख्या ऊपर नीचे हो सकता है। तो विशेषण में जो है तुलना होता है। विशेषण जब हम विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हैं तो कई बार तुलना भी करते हैं। तो तुलना के आधार पे विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं। तुलना के आधार पर अवस्थाएं।
इनकी संख्या जो है वो 3 है, जिनमें कि पहला है मूलावस्था, दूसरा है उत्तरावस्था, और तीसरा है उत्तमावस्था। तो इन 3 अवस्थाओं में जो है विशेषण शब्द हमारे बीच मौजूद रहते हैं। मूलावस्था 2 शब्दों से मिलकर बना है, मूल प्लस अवस्था, यानी कि मूल शब्द। जो विशेषण के मूल शब्द हैं वो मूलावस्था में आते हैं। उसके बाद उत्तरावस्था जो है दूसरी सीढ़ी है, और तीसरा जो है वो है उत्तमावस्था। अंग्रेजी में इसे हम डिग्री के नाम से जानते हैं, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के नाम से। हिंदी में इस प्रकार से हो गए। अब हम मूलावस्था के कुछ शब्दों को लेंगे और उनको उत्तरावस्था में और उत्तमावस्था में बदल के देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला शब्द जो है वो है अच्छा। अच्छा। दूसरा जो होगा वो होगा उससे ज़्यादा अच्छा, यानी कि अधिक अच्छा। और जब उत्तमावस्था में जाएगा तो ये हो जाएगा सबसे अधिक अच्छा। तो इस उदाहरण से हमें क्या ज्ञात होता है? मूलावस्था में जो है कोई भी विशेषण तुलनात्मक स्थिति में नहीं होता है, यानी जब कोई भी विशेषण का शब्द अगर मूलावस्था में है तो वो किसी भी व्यक्ति या वस्तु की तुलना नहीं कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी विशेषता बता रहा है। वहीं जब उत्तरावस्था में होता है वो शब्द, या फिर हम कह सकते हैं कि जब कोई विशेषण शब्द किन्हीं दो व्यक्ति या किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में तुलना स्थापित करे या तुलना करके हमें बताए, वैसे शब्दों को हम उत्तरावस्था में कहते हैं। हम मानते हैं कि वैसे शब्द जो हैं वो उत्तरावस्था विशेषण में हैं। और जब वो 2 से अधिक चीज़ों के बीच कंपेयर करे, 2 से अधिक चीज़ों के बीच तुलना करे, 3 हो, 4 हो, 5 हो या पूरी भीड़ हो, तो उसे हम उत्तमावस्था कहते हैं। यानी कि तब सबसे बड़ी संख्या के बीच में तुलना हो रही है। हम कुछ अन्य शब्दों को भी ले लेते हैं। अच्छा, इन अवस्थाओं को बदलने के 2 तरीके होते हैं, जिसमें से पहला है अधिक और सबसे अधिक शब्द लगा करके। अच्छा शब्द था, अधिक अच्छा, सबसे अधिक अच्छा। दूसरा शब्द जो हम यहाँ लेते हैं, मान लीजिए चतुर लेते हैं, तो उत्तरावस्था हो जाएगी अधिक चतुर और सबसे अधिक चतुर। अब इनका वाक्यों में उपयोग भी उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं। हम मानते हैं सोहन जो है एक छात्र है और वो चतुर है, तो सोहन एक चतुर छात्र है। सोहन मोहन से अधिक चतुर है, यानी सोहन चतुर तो है परंतु वो मोहन से अधिक चतुर है। और अगर उत्तमावस्था में इस तरीके का उपयोग करना होगा तो सोहन जो है वो पूरी कक्षा में सबसे अधिक चतुर है। एक, वो खुद चतुर है, यानी उसकी तुलना कहीं नहीं की जा रही है, बस वो चतुर है, हम जानते हैं। दूसरा, वो किसी अन्य छात्र से ज़्यादा चतुर है। और तीसरा, वो पूरी कक्षा में चतुर है। तो इस प्रकार विशेषण की अवस्थाएं बदलती हैं समय के अनुसार और स्थिति के अनुसार। दूसरा जो तरीका होता है उसमें हम पर और तम शब्द को जोड़ करके, प्रत्यय को जोड़ करके हम मूलावस्था के शब्द को उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में बदलते हैं। जैसे कि शब्द हम उदाहरण के तौर पे ले लें कठोर। इसका जो उत्तरावस्था होगा वो होगा कठोरतर, और जो उत्तमावस्था होगा वो होगा कठोरतम। इस प्रकार हम कुछ अन्य शब्द भी लेते हैं। न्यून, इसका ये बनेगा न्यूनतर।
और उत्तमावस्था में क्या हो जाएगा? न्यूनतम। तो इस प्रकार जो है विशेषण की अवस्थाएं बदलती हैं हमारे वाक्य में प्रयोग के अनुसार। आज के लिए इतना ही। अगले सत्र में हम क्रिया के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।